दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो होती है वो एक महत्वपूर्ण दोस्तों कड़ी होती है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि नोट्स के माध्यम से पुरानी चीजों को आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं और नई चीजों को भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नोट सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं यहाँ पे करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को अगर जो आप ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट आपको एक ही पढ़ना है, और इतने माध्यम से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो यार प्रश्न कहाँ से पूछेगा। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस अवेलेबल है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस अवेलेबल है। आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, अलग अलग बैच चल रहा है, ठीक है। और झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया है, तो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट की जो मुख्य परीक्षा है उसका भी डेट दोस्तों आपको पता ही है कि आ चुका है। तो मध्य प्रदेश स्टेट की मुख्य परीक्षा के लिए भी दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश सेट, जैसा कि आपको पता है कि सेट की जो परीक्षा तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई है, तो अब आपके पास इतना समय है कि एडमिशन लेके आराम से पढ़ सकते हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। तो एडमिशन लेने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से परचेज नहीं कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर की जो फीस है वो 2000 रुपए है, और अन्य परीक्षाओं की भी फीस 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली दोस्तों आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। ये सेम नंबर नीचे आ रहा है जो यहाँ पे दिया गया है, और कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से आपको अगर जो टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चाहिए, करंट चाहिए, तो अलग से भी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कीमत विभेद का परिणाम होगा। कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है? चलिए कमेंट करके बताइए, कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है भैया? ठीक है, एक सेकेंड। कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई बी के अलावा कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। तो कीमत विभेद देखिए एकाधिकार के अंतर्गत पाया जाता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है? कीमत विभेद के अंतर्गत ये होता है कि एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, उत्पादन लागत 100 रुपए किसी वस्तु की है, तो क्या हो रहा है कि एक शहर में, मान लीजिए कि कोई शहर लखनऊ है, तो उस शहर में 105 रुपए में ये वस्तु बिक रही है। अगर जो शहर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 110 रुपए का बिक रहा है।
अगर जो बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो वहां पे दिख रहा है 115 रुपए में। तो लागत तो 10 ही रुपए है, लेकिन यहाँ पे 105 रुपए में, 110 रुपए में और 115 रुपए में अलग अलग बाजारों में बिक रहा है। तो कीमत विभेद का परिणाम क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। भैया क्यों गलत कर रहे हैं? उत्पादन में वृद्धि होगी। अरे नहीं, कीमत विभेद का उत्पादन में वृद्धि से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। उत्पादन में कमी होगी, इसका भी कोई संबंध नहीं है, और उत्पादन में कोई परिवर्तन होगा, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है? डी उत्तर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों डी राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेचना, और यहाँ पे उत्पादन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मजदूरी कोष सिद्धांत के रचयिता थे। मजदूरी कोष सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? सर्वप्रथम बात करेंगे अगर जो, तो सर्वप्रथम मजदूरी कोष की बात किसने की थी? एडम स्मिथ साहब ने दिया था। ठीक है, बिल्कुल, एडम स्मिथ ने मजदूरी कोष की सर्वप्रथम बात की थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मजदूरों को मजदूरी देने के लिए एक कोष बनाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आप क्या करिए कि 10 लाख रुपए रख लीजिए, और मजदूर जो आप श्रमिक रख रहे हैं, इन श्रमिकों को इसी में से आपको मजदूरी देना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मजदूरी को सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ साहब के द्वारा, और इसको जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जेएस मिल को जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आज के सेशन में बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही मजेदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी थोड़ा सा जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो रैगनर नर्स साहब के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, ठीक है, रैगनर फिश साहब, ठीक है, नर्स में फिश की बात होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? क्या याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के स्तर से, सामान्य कीमत स्तर से, ठीक है, और वास्तविक उत्पादन की समृद्धि से। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी से सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के स्तर से, सामान्य कीमत स्तर से, और वास्तविक उत्पादन की समृद्धि से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, लचीली मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियां खिसकती हैं। बढ़िया सा प्रश्न है। लचीली मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां खिसकती हैं। अब आपके सामने ये आया कि लचीली मौद्रिक नीति क्या होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कि मांग व आपूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या होता है कि विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए थोड़ा आराम से बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, तो इजी सी बात है यार, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, लचीली मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति जो खिसकती है, वो कुल मांग को दाई और खिसकाती है ना, कुल मांग को दाई और खिसकाती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान सा प्रश्न है, कि लचीली मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियां खिसकाती हैं कुल मांग को दाई और। इसके अंतर्गत क्या दाई और खिसकने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना भैया,
कि जब मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, सॉरी, जब क्या होता है कि लोगों की आय में वृद्धि होती है, जब व्यय ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितने लोग भी कुल मांग के दाईं ओर की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए ना कि जब भी हम राजकोषीय नीतियों की बात होती है तो वहां पे यही तो होता है ना कि उत्पादन का स्तर कैसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर जो उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाएगा तो मांग भी तो बढ़ना चाहिए ना। उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाएगा तो मांग बढ़ेगा, तभी तो उत्पादन का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से मांग में क्या होगा, दाई और विवर्तन होने देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें से सत्य कौन सा नहीं है भाई, इसमें से सत्य कौन सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। ये देखिए, ये कह रहा है कि सत्य नहीं है, थोड़ा आराम से देखिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भाई, आसान से प्रश्न को इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं। क्या होता है, शुद्ध शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश प्लस घिसावट, शुद्ध निवेश प्लस घिसावट किसके बराबर होता है, घिसावट किसके बराबर होता है। क्या उत्तर है भाई, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सकल सकल निवेश, ठीक है, निवेश। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है शुद्ध निवेश प्लस घिसावट सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो ये सकल निवेश होता है भैया, शुद्ध निवेश प्लस घिसावट जो होता है सकल निवेश। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया है, यहाँ पे अगर जो सकल निवेश देता तो ये प्रश्न ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब मौद्रिक सकल उत्पाद 1100 है और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसफितिक होता है। कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा आराम से और कैलकुलेट करके इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। देखिए, औसफितिक की का एक उत्पाद औसफितिक का मैंने आपको एक बार फार्मूला बताया, बहुत बार बताया है कि इसके अंतर्गत इसका फार्मूला क्या होता है कि जो आपकी मौद्रिक जीडीपी होती है, मौद्रिक जीडीपी होती है, उसमें से हम किसको भाग देते हैं भैया, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें से भाग देते हैं किसको, वास्तविक जीडीपी के, वास्तविक जीडीपी के, और फिर क्या कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो अब अगर जो आपको ये फार्मूला पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसफितिक का फार्मूला क्या होता है कि हम इसको इंडिकेट करते हैं कुल मौद्रिक जीडीपी अपन कुल वास्तविक जीडीपी इंटू 100। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भैया, तो क्या दिया गया है, कुल मौद्रिक सकल उत्पाद कितना दिया गया है, 1100 दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात वास्तविक जीडीपी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 1000, ठीक है, 1000 दिया गया है। फिर क्या करते हैं हम, इससे इंटू कर देंगे 100 से, 20 से 20 चला जाएगा, ये 1 से 1 चला जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 110 होना चाहिए ना। और ऑप्शन में 110 दिया गया है क्या, ऑप्शन में 110 दिया गया है क्या, ठीक है, 110 दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है ना, शायद यहाँ पे पॉइंट इनको नहीं लगाना चाहिए था। 110 डी उत्तर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ एरर है, 110 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दो क्षेत्रीय मॉडल में संतुलन हो जाता है। जब दो क्षेत्रीय मॉडल का से क्या होता है भाई, द्विक्षेत्रीय मॉडल मैंने बहुत बार आपको बताया है, बिल्कुल ठीक है। द्विक्षेत्रीय मॉडल में एक तरफ फर्म को लिया जाता है और दूसरी तरफ परिवार को लिया जाता है, ठीक है। अर्थात फर्म जो है वो उत्पादन का कार्य करती है और जो परिवार होता है वो उपभोग का कार्य करता है। तो द्विक्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत दोस्तों दो तत्वों को लिया जाता है, किसको किसको, एक तरफ लिया जाता है किसको, फर्म को,
और दूसरी तरफ किसको लिया जाता है, दूसरी तरफ लिया जाता है परिवार को। ठीक है, फर्म क्या करता है, परिवार, फर्म क्या करता है, फर्म जो है वो उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, ये वस्तु का उत्पादन करता है और परिवार क्या करता है, परिवार जो होता है वो उपभोग करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देश क्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की स्थिति कब होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जब नियोजित बचत जो होगी वो नियोजित निवेश के बराबर होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा आराम से देखिए यार, प्रश्न आसान तो है, इतने सारे लोग फिर गलत क्यों कर रहे हैं। अगला प्रश्न और आसान है कि सीमांत आयात प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि किया जाता है तो क्या होगा। अब अगर जो पूर्णांक को आप पढ़े होंगे अच्छे से तो इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे, और एक दो लाइन में से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीमांत आयात प्रवृत्ति में वृद्धि, तो एक आसान सी भाषा में मैं बताऊं, अगर जो आपके देश में आयात ज्यादा होगा, अर्थात अगर जो दूसरे देश से निर्मित वस्तुएं आपके देश में आकर के ज्यादा बिकेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका गुणांक होगा उसके मान को क्या कर देंगी, ये मान को घटा देंगी। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, सभी लोग डी ही बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो सीमांत आय प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये होता है कि गुणांकों का मान क्या होता है, घट जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब बार बार मैं बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एलएम वक्र का प्रत्येक बिंदु मुद्रा बाजार को दर्शाता है। बढ़िया सा प्रश्न है भाई, एलएम वक्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एलएम वक्र को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर जो पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। एलएम वक्र को पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एलएम वक्र का प्रत्येक बिंदु मुद्रा बाजार को दर्शाता है। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो इस हिंट को समझ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं और कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए एलएम वक्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है ये मुद्रा बाजार के संतुलन को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, मुद्रा बाजार के संतुलन को। और यह वक्र जो होता है दोस्तों, एक बात और आपको जाननी चाहिए कि यह वक्र जो होता है ब्याज की विभिन्न दरों से संबंधित आय के स्तरों को व्यक्त करता है। ठीक है, ब्याज के विभिन्न दर पे आय के स्तर को व्यक्त करता है, जिसपे मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं संतुलित होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि एलएम वक्र का प्रत्येक बिंदु मुद्रा बाजार में संतुलन को इंडिकेट करता है। और ये वक्र क्या इंडिकेट करता है कि प्रत्येक ब्याज दर पे आय का स्तर क्या क्या होगा, मतलब आय का स्तर कैसा होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि मान लें कि पूर्ण रोजगार है और कुल पूर्ति लंबवत है, तो करों में कमी से क्या होगा। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि आपके देश के अंदर जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का ठीक प्रयोग करके आप अपने उत्पादन क्षमता का संपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो कुल रोजगार है और कुल पूर्ति लंबवत है तो कर में हम लोग कमी करेंगे तो फिर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए अगर जो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना चाहिए कि अगर जो करों में कमी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब कर कम होगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा ना, और जब मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ जाएगा लेकिन जो वास्तविक उत्पादन होगा उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान ले क्योंकि यहाँ पे क्यों वास्तविक उत्पादन में क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति दिया गया और पूर्ण रोजगार की स्थिति दिया गया है। इसका मतलब कि जो भी संसाधन आपके पास है
उन सभी संसाधनों का भरपूर प्रयोग करके, मैक्सिमम प्रयोग करके आप उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो करों में कमी की जाएगी तो कर कम किया जाएगा तो लोगों के पास अब क्या होगा, मुद्रा बढ़ेगा। जब मुद्रा बढ़ेगा तो अपने मांग को बढ़ाएंगे, मांग को बढ़ाएंगे तो कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं भैया? सभी लोग का उत्तर, जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, ठीक है। बिल्कुल, कि मान ले कि पूर्ण रोजगार नहीं है। अब यहाँ पे पूर्ण रोजगार नहीं है, इस इट मीन्स की क्या है कि जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग करके हम ठीक तरीके से उन संसाधनों को उनकी दक्षता के अनुसार हम प्रयोग नहीं कर रहे, और इस वजह से उत्पादन को अब यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार नहीं है तथा ऊपर उठता हुआ कुल पूर्ति फलन है, तो अब करों में अगर जो कमी से वृद्धि होगी, मतलब अब कर पहले कम था, अब कमी से वृद्धि होगी। अब यहाँ पे टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है, टैक्स जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। तो इजी सी बात है कि जब टैक्स में इंक्रीज होगा, करों में कमी से अगर जो वृद्धि होगी तो असर किस पे पड़ेगा, कीमत पर और वास्तविक उत्पादन दोनों पे असर देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार नहीं है, अर्थात अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तथा ऊपर उठता हुआ कुल पूर्ति फलन है, ठीक है। तो करों में कमी से वृद्धि, अगर जो करों में कमी से फिर हम वृद्धि करते हैं तो कीमत और वास्तविक उत्पादन दोनों पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि उपभोग तथा उपभोग योग्य आय में समानुपातिक संबंध होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, फिर आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? 50% लोग भी लाइक नहीं किए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उसका 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं, है ना। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करिए। और ऐसा कहा जाता है कि फ्री का ज्ञान जो होता है, फ्री का जो ज्ञान होता है वो बहुत कारगर नहीं होता है। तो अगर जो आप एक लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस क्लास के लिए आप भी कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये फ्री का ज्ञान नहीं होगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए भैया बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। सर ऑप्शन में कुछ कमी है। कीमत और वास्तविक उत्पादन में क्या होगा? यहाँ पे वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। अच्छा वृद्धि नहीं दिया गया है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे कीमत और वास्तविक उत्पादन दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझा जा सकता है इस बात को, ठीक है। दोनों में वृद्धि होगा, हाँ ठीक है, इनकम्प्लीट। अगला, उपभोग तथा उपभोग व्यय आय में समानुपातिक संबंध होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं भैया, कि जब उपभोग योग्य आय के सभी स्तरों पर औसत उपभोग प्रवृत्ति एक जैसा हो। बिल्कुल ठीक है भैया, कि जब उपभोग योग्य आय के सभी स्तरों पे औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? एक जैसे होता है, देयर इज नो डाउट। जब उपभोग फलन मूल बिंदु से प्रारंभ होती हुई सरल रेखा में होता है, बिल्कुल ठीक है। और जब औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग योग्य आय के सभी स्तरों पर बराबर होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रश्न का अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप 2-4 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार उपभोग संबंधित है। जीवन चक्र परिकल्पना, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्या आवाज अच्छी नहीं आ रही है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या आवाज क्लियर नहीं लग रहा है? क्या ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थोड़ी सी लग रहा है कि आज मेरी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ है ना। चलिए बट कोई दिक्कत नहीं है।
किसने दिया था? बार बार बोलना पड़ेगा कि आप कमेंट करके बताइए मुझे। हैं? मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन कमेंट करते रहिए। कमेंट करते रहेंगे ना तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस में रहेगी। आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, लेकिन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना जरूरी होता है। तो जीवन चक्र परिकल्पना की बात कौन करता है? मोदी गिलियानी साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि प्रत्याशित जीवन कालिक अवधि में मिलने वाली आय से। तो देखिए इजी सी बात है, एक लाइन की बात है, आपको हमेशा याद रखना है कि मोदी गिलियानी साहब ये बोलते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है ना, उसका उपभोग व्यय उसकी वर्तमान आय से संबंधित नहीं होता है। वो पूरी जिंदगी में जो आय प्राप्त करता है उसी आधार पे वो अपने व्यय को करता है। ठीक है, मतलब पूरी जिंदगी में जितनी उसकी आय होती है उसी आय के आधार पे वो व्यय करता है। ठीक है, वो जैसे अगर जो कोई व्यक्ति है महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका उपभोग व्यय इस 50,000 के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। वो पूरी जिंदगी में अगर जो क्या किया है, अगर जो मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए कमाया है, तो इस 5 करोड़ के आधार पे वो अपने उपभोग व्यय को क्या करता है? उपभोग व्यय को निर्धारित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा यदि। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से कब बढ़ सकता है? चलिए भैया बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी आप बहुत बार बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो किसके बराबर होता है? कमेंट करके बताएंगे क्या आप मुझे? इजी सी बात है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कुल राष्ट्रीय आय आपकी होती है, कुल राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? आसान भाषा में बोले तो क्या होता है भाई? इजी सी बात है, क्या होता है? कमेंट करके बताइए, बहुत बार मैंने बताया आपको। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय अपान क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या होता है। ठीक है, एक वर्ष के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या करते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर जो बहुत आसान भाषा में देखें तो राष्ट्रीय आय को डिफाइन करने की बहुत सारे वे हैं, लेकिन अगर जो बिल्कुल आसान भाषा में आपको कहना हो तो एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उस देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यही तो कहा जाता है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, सब गलत होंगे। जितने भी ए बी सी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? ऋणात्मक दर से। ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक दर होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कब? बढ़ेगा जब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ऋणात्मक दर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद रखना है सर कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से जनसंख्या की ऋणात्मक दर होने पर ही बढ़ सकती है। मतलब जो जनसंख्या की दर है वो ऋणात्मक रूप में होनी चाहिए, मतलब जनसंख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे पास, थोड़ा सा वेट।
हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अच्छा, कमेंट करके बताइए आवाज आ रही है। अ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी लोग। आ रही है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था भैया? इस प्रश्न का उत्तर क्या था? इस प्रश्न का उत्तर था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि इरविन फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण है, ये सबको पता होगा, एम बी इज इक्वल टू पी टी, है ना? एक्चुअली थोड़ा सा कुछ अर्जेंट था, तो इस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, और जब बाहर गए तो ट्रैफिक में फंस गए। तो इस वजह से मैं 5 मिनट बोला था आप लोगों को, उससे थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना? अगला प्रश्न, चलिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं ठीक तरीके से क्लास। चल, कि जब किसी देश के केंद्रीय बैंक में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा कोषों के संग्रह में कोई परिवर्तन न हो तो उस देश का क्या होगा? चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कि जब किसी देश के केंद्रीय बैंक में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा कोषों के संग्रह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जब संग्रह में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि भुगतान संतुलन क्या होगा, सदैव शून्य ही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब किसी देश की केंद्रीय बैंक में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा कोषों के संग्रह में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो भुगतान संतुलन क्या होगा, सदैव शून्य ही होगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है कोई बात नहीं, क्लास पे फोकस करिए, क्लास पे सभी लोग फोकस करें। चलिए, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है भैया? इजी सी बात है, फिलिप्स वक्र दर्शाता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। कोई गलत करेगा क्या? ठीक है, नहीं गलत करना चाहिए। मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध, उनका ये कहना है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी की मात्रा में कमी आएगी, या अगर जो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो मुद्रा स्फीति क्या होगा, कम होगा। दोनों में विपरीत संबंध बताते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कि केन्स के अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग होती है क्योंकि, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक। चलिए, क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, और कोई भाई? हम्म, तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कि लोग स्टॉक बाजार में सट्टा लगाना चाहते हैं, इजी सी बात है भैया। कि केन्स के अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग इसीलिए तो होती है ना, कि लोग सट्टा लगाना चाहते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की मांग क्यों होती है? तीन मुद्रा की मांग किन कारणों से होती है केंद्र साहब के अनुसार? 3 कारणों से। पहला कारण क्या होता है, लेन देन उद्देश्य होता है। दूसरा कारण क्या होता है, दूरदर्शिता का उद्देश्य होता है। और जो तीसरा होता है वो सट्टा उद्देश्य होता है। और वही ये सट्टा उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है, कि लोग स्टॉक बाजार में क्या करते हैं, सट्टा लगाना चाहते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित मुद्रा वह मुद्रा है जो, प्रतिष्ठित मुद्रा क्या होती है भाई? प्रतिष्ठित मुद्रा क्या होती है? थोड़ा सा हम लोग तेजी से क्लास को करेंगे, है ना? क्योंकि बीच में थोड़ा सा क्लास क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। कि प्रतिष्ठित मुद्रा वह है जो, प्रतिष्ठित मुद्रा से यहाँ से क्या होता है भाई?
बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं कि ऐसी मुद्रा जो सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में आदेश दिया जाता है, मतलब सरकार कहती है कि भैया आप ये हम आपको दे रहे हैं मुद्रा, आप विनिमय के रूप में इसका कार्य कर सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो प्रतिष्ठित मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से है जो सरकार के आदेश पे चलते हैं। जैसे क्या होता है कि 10 रुपए के नोट हो गए, 20 रुपए के नोट हो गए, 50 रुपए के नोट हो गए, 5 रुपए के सिक्के हो गए, 1 रुपए के सिक्के हो गए, ये सारे सरकार के आदेश पे चलते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठित मुद्रा बोलेंगे। अगला प्रश्न, बैंक का पोर्टफोलियो का आकार निर्भर करता है। बैंक का पोर्टफोलियो का आकार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भैया? बिल्कुल ठीक है, बैंक पोर्टफोलियो का आकार निर्भर करता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, आज बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं आप लोगों से, बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। बैंक का पोर्टफोलियो का आकार जो होता है वो बैंक की सुरक्षित निधि की स्थिति पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है और उसकी कुल जमा देनदारियों की राशि पे भी डिपेंड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कटौती की दरें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। कटौती की जो दरें होती हैं वो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, कमेंट करके बता दीजिए भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कुल सुरक्षित कोषों की मात्रा को प्रभावित करती है। अरे भाई, कटौती दर जो होता है वो नगद आरक्षित अनुपात को प्रभावित करता है क्या? क्यों गलत कर रहे हो भाई? कुल सुरक्षित कोष की मात्रा को कैसे प्रभावित करेगा? कटौती दरों की बात हो रही है। बैंकों की उधार लेने की क्रियाओं को न प्रभावित करेगा, ये बैंकों की उधार लेने की क्रियाओं को प्रभावित करेगा। जब कटौती की दर में क्या होगा कि चेंजिंग किया जाएगा, ब्याज दरों को प्रभावित करेगा। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात दोस्तों उतना बेहतर नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपको बी के तरफ जाना ज्यादा उचित होगा। तो कुल सुरक्षित कोषों की मात्रा को प्रभावित करेगा। ये सुरक्षित कोषों की मात्रा को कैसे प्रभावित करेगा सर? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बी होगा। बाजार ब्याज दरों को, अच्छा यहाँ पे भी कल सही हो गया। ये बाजार ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करेगा? ऑप्शन नंबर केवल बी होना चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर ना सी होगा और ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि एक देश के द्वारा आयात कर लगाने से उपभोक्ता की बचत पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, एक देश अगर जो आयात कर लगाता है, अगर जो चाइना से हम क्या कर रहे हैं, चाइना से आपकी जब दिवाली आती है तो चाइनीज झालर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर जो झालर पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो जब गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो उपभोक्ता की बचत जो हो जाएगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले झालर की जो कीमत होती थी वो लगभग दोस्तों 5 रुपए के आसपास हुआ करती थी। अगर जो आप लेते थे कितने मीटर की झालर, अगर जो आप 10 मीटर की झालर लेते थे तो 5 रुपए में 10 मीटर में, हाँ 10 मीटर 5 रुपए में मिल जाता था। लेकिन अब यही 10 मीटर आप लेने जाएंगे ना तो इसकी कीमत कम से कम 80 रुपए से 100 रुपए हो चुकी है वर्तमान समय में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ये $3 बराबर है 1 पाउंड के, $2 बराबर है 1 पाउंड के। ठीक है, तो $3 1 पाउंड से $2 एक पाउंड के परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अरे भैया, जब डॉलर 3 यूनिट था, जब डॉलर 3 यूनिट डॉलर जो था वो 1 यूनिट क्या करता था, पाउंड बना रहा था। ठीक है,
अब डॉलर क्या हो गया, अब 2 ही डॉलर में 1 पाउंड बना दे रहा है। अब 2 ही यूनिट में ये क्या कर रहा है कि 1 पाउंड बना रहा है, 1 यूनिट पाउंड बना दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है ना भैया। डॉलर मजबूत हो रहा था ना, पहले 1 पाउंड के लिए 3 इकाई लगती थी, अब 1 पाउंड के लिए केवल दो इकाई लग रही है। तो अब डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो डॉलर के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा उपाय निर्धनता का निवारण नहीं कर सकता, इसमें से कौन सा ऐसा उपाय है जो जिससे निर्धनता का निवारण नहीं किया जा सकता है। अच्छा सा प्रश्न है और बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। कितने सारे लोग ये बोल रहे हैं भाई, जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए, आराम से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय निर्धनता का निवारण नहीं कर सकता है। निर्धनता का निवारण क्यों नहीं, कैसे नहीं कर सकते हैं भैया। सरकार सब्सिडी देगी तो जरूर निर्धनता का निवारण होगा, क्योंकि सरकार आपको पैसे दे रही है कुछ ना कुछ माध्यमों से। भैया देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन में अगर जो वृद्धि किया जाएगा तो इससे निवारण कैसे हो सकता है। अगर जो आप अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि करिए तो भैया उत्पादन में वृद्धि तो मांग के आधार पे किया जाएगा ना। अगर जो मांग बढ़ेगी ही नहीं तो उत्पादन में वृद्धि करके क्या करेंगे, मांग बढ़ेगी ही नहीं तो उत्पादन में वृद्धि करके आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि किया जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ लागत होगी, और अगर जो इस लागत को भी अगर जो कोई गरीब व्यक्ति नहीं वहन कर पाता है तो उत्पादन में वृद्धि करके हम निर्धनता का थोड़ी निवारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला, कि भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना किस अवधि में रही। बढ़िया सा प्रश्न है सर। आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा आप सेशन को दोबारा देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन एक बात ये देखिए ना कि मान लीजिए कि कोई देश बहुत गरीब है, कोई देश बहुत गरीब है, उस देश में केवल उत्पादकता को बढ़ा करके गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है क्या, है ना, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भैया मांग भी तो होनी चाहिए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर जो आपको ऐसे ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि गरीबी का निर्धनता का मतलब क्या होता है। निर्धनता का मतलब क्या होता है, निर्धनता का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, यही होता है ना। अगर जो किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जा रहा है तो इट मीन्स कि वो निर्धन नहीं। लेकिन ये उत्पादकता में वृद्धि इस चीज को स्पष्ट नहीं कर रहा है कि भैया किस क्षेत्र में उत्पादकता की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी भी तो सर सभी गरीबों को नहीं मिलती है। हाँ ठीक है, सब्सिडी सभी को नहीं मिलती है, लेकिन सब्सिडी के कारण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। क्योंकि सब्सिडी देने, जैसे गैस पे सब्सिडी दिया जा रहा है तो गैस पे सब्सिडी दिया जाता है, साथ ही साथ में जो सरकार खाद्यान्न वितरित कर रहा है उस पर सब्सिडी दे रहा है। तो इस तरीके से सरकार मेक श्योर कर रहा है लोगों को कि कम से कम वो क्या कर पाए, अच्छा उपभोग कर पाए, है ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं, किस पे, किस मॉडल पे आधारित थी, याद आ रहा है, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल किसने दिया था, लियोनतीफ साहब ने दिया था। तो याद रखिएगा सर कि सॉरी,
भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना किस अवधि में थी? तो दोस्तों 1969, 74 और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। और ये मॉडल आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी, जो लियोनतीफ साहब ने दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे, और चौथी किस पे? चौथी आगत निर्गत मॉडल, और आठवीं जो है वो मैक्स मूलर मॉडल पे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय बजट को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? भारतीय बजट को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया गया है? तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राजस्व बजट और पूंजी बजट। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं ना, बहुत बार देखते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो एक राजस्व और दूसरा पूंजी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब लागू किया गया? चलिए, अच्छा ऐसा प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब लागू किया गया? आपको बेसिकली बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है, बहुत बार बताया हो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज के सेशन को किया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया। तो जितने लोग भी 1952 की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो लागू होता है वो 1952 में लागू होता है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन सा आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय है? कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष उपाय है जो मनुष्य में आर्थिक विषमताओं को खत्म कर सकता है? आर्थिक विषमता का मतलब क्या है? कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम कर सकता है। मतलब ऐसा ना हो कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से करिएगा, आज के प्रश्न थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। बिल्कुल ठीक है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, संपत्ति पे कर लगाया जा सकता है। और कोई भैया? संपत्ति पे कर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन एक बात समझिए, संपत्ति पे कर ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन भू धारण की सीमा जो है ये बहुत उचित विकल्प है। क्योंकि इसमें डिसाइड कर दिया जाएगा कि भैया आपको 5 एकड़ ही जमीन मिलेगी। अगर जो आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो आपको 5 एकड़ मिलेगी। बाकी के 95 एकड़ आपको देने पड़ेंगे। और फिर 95 एकड़ पे वो ऐसे ऐसे लोगों को बसा दिया जाएगा जिन लोगों के पास भूमि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब थोड़ा 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 भूमि सबके पास हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक असमानताओं को कम करने में दोस्तों हमें बहुत ही सहूलियत महसूस होगी। संपत्ति कर ठीक है, बुरा नहीं है संपत्ति कर, लेकिन एक्चुअली संपत्ति कर में क्या होगा कि सरकार टैक्स वसूलेगी, अमीरों से ज्यादा वसूल करेगी। और फिर ये अमीर से सरकार टैक्स वसूल करके फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच में डालेगा। और यहाँ पे प्रत्यक्ष उपाय की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष उपाय की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई एक महाजन साहब है, उनके पास 100 एकड़ की भूमि है, 100 एकड़ की भूमि है उनके पास। और सरकार ने कहा कि भू धारण की सीमा अब हम निर्धारित करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। तो भैया अब पूरे गांव में सभी लोगों के बीच क्या होगा कि जमीन बंटना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ये जो महाजन साहब थे अब ये कमजोर पड़ेंगे, और जो कमजोर थे वो क्या होंगे? ऊपर उठ के आएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए, संपत्ति कर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष रीजन की बात बोल रहा है।
संपत्ति कर प्रत्यक्ष रूप से असमानता को दूर कर सकता है क्या सर? इतने सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्यक्ष कर जो होगा, क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष उपाय पूछ रहा है। प्रत्यक्ष उपाय, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर उपाय के अंतर्गत आएगा। ये प्रत्यक्ष पूछ रहा है ना, तो इसका उत्तर डी होना चाहिए, है ना। अगला कि नरसिम्हा समिति ने प्रस्तावित किया, नरसिम्हन समिति ने प्रस्तावित किया था। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे उत्तर ठीक होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि वैधानिक तरलता कोष अनुपात क्या किया जाए, 25% घटा, 25% पर घटा कर लगाया जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैधानिक तरलता कोष जो था वो पहले कितना था, वो 38% के आसपास था, लेकिन अब इसको घटा करके क्या कहा गया कि ये जो होना चाहिए वैधानिक तरलता कोष अनुपात जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा सर कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? अब ये प्रश्न इसलिए आया है कि अमूमन लोग याद कर लेते हैं 1949, 1966 और 1991। 1949, 1966 और 1991 रुपए का अवमूल्यन किया गया था, यही ना? 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। प्रथम बार 1949 में, द्वितीय बार 1966 में, और तीसरी बार जो था वो 1991 में। 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? कमेंट करके बता दीजिएगा सर। तो जितने लोग भी 1 जुलाई 1991 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा कि 1 जुलाई 1991 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जुलाई में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1 जुलाई 1991 में। ठीक है, और इसी जुलाई में मेरा बर्थडे पड़ता है। ठीक है, इसी जुलाई में मेरा क्या होता है, बर्थडे होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए जी। बिल्कुल लाल बहादुर जी, 8.5% हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। 18.5% और ये 2 चरणों में हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और कोई भाई और बता दीजिए कि मांग की लोच का सूत्र आपको बताना है। ये तो इजी सी बात है, मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत करेगा। ठीक है, मांग की लोच का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बता दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से बता दीजिएगा। ठीक है, तो मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी लोच। ठीक है, तो मांग की लोच को कैसे इंडिकेट करते हैं कि मांगी गई मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपभोक्ता तटस्थता वक्रों की नहीं है? उपभोक्ता तटस्थता वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तटस्थता वक्र को अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर देगा वो बहुत ही प्यारा स्टूडेंट होगा, है ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा जो चीजों को क्या कर रहा है कि कंसंट्रेट होके पढ़ रहा है ना। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कितने लोग बी बोल रहे हैं? सब गलत बोल रहे हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपयोगिता की संख्यात्मक माप, अरे भैया उपयोगिता की संख्यात्मक माप कौन बताता है? ये मार्शल साहब बताते हैं। और ये जो है ये उपभोक्ता के तटस्थता वक्रों से संबंधित नहीं होता है भैया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे जब इसकी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो देखते हैं कि ये दाईं ओर ढलान लिए होता है, धुरी की ओर उनतोदर होता है। कुछ लोग जो लोग भी बी बता रहे हैं ना, ये कह रहे हैं नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पढ़ लिया है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर उनतोदर होता है, तो आपने क्या कर दिया है कि बी उत्तर कर रहे हैं। बी क्यों कर रहे हैं भैया? डी होगा। संख्यात्मक माप की बात यहाँ पे तटस्थ वक्रों के अंतर्गत नहीं होती है। ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये मार्शल साहब बोलते हैं। अगला, सर आपका बर्थडे 7 या 6 जुलाई को होता है? नहीं भाई, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 किस तारीख को होता है मेरा बर्थडे? ठीक है, 14 जुलाई को। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? 14 जुलाई को मेरा बर्थडे है। 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने हो जाएंगे, हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो फिर प्रयागराज में जो भी है या जो भी बाहर है, आप लोग आ सकते हैं। एक बढ़िया सा, ठीक है, गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्रयागराज में। तो जितने लोग प्रयागराज के होंगे सबको इनवाइट है। अगर जो आप प्रयागराज से दूर रहते हैं, आने की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि उपभोक्ता तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। इसका कारण ये होता है कि y वस्तु की x वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? घटती हुई होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम एक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे को क्या करना होता है? कम करना पड़ता है। अर्थात y वस्तु की x वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा सर? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि फर्म के लिए अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर है रे भाई? चलिए, तो फर्म के लिए अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है? तो इजी सी बात है। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे सर जी प्लाट होता है, मशीन होता है, ये लागतें जो होती है वो स्थिर लागत के अंतर्गत आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि भैया स्थिर लागत का मतलब ये होता है कि आप उत्पादन करने के लिए अभी व्यवस्था बना रहे हैं, आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि हमको एक क्या करना है, पेन बनाने की फैक्ट्री लगानी है, मतलब हमको पेन बनाना है। तो पेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जगह की जरूरत होगी। तो आप पहले जगह खरीदेंगे, या तो आप भूमि खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे। ठीक है, अर्थात आप एक प्लाट लेंगे। उसके बाद पेन बनाने के लिए आप एक मशीन लेंगे। तो प्लाट खरीदने और मशीन लेने से अभी उत्पादन नहीं प्रारंभ हो जाएगा, आप श्रमिक भी लेंगे। तो ये जो प्लाट हो गया, मशीन हो गया और जो श्रमिक हो गया, ये स्थिर लागत के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी है, पहले ये जरूरत है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद परिवर्तनशील लागत आएगा। जब इसका इसका संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। जैसे आप टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर रहे हैं, श्रमिकों को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सारी चीजें आती है। अगला प्रश्न, सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए, अब ये कौन सी बात हुई कि सर पार्टी देंगे ना? अरे भाई जिसको जब भी पार्टी लेना है ले सकते हैं प्रयागराज में। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
कि सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए क्या किया जाता है? क्या उत्तर होगा भाई? सम उत्पाद वक्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, बस एक समस्या होती है कि हमारे पास उतना समय होता नहीं है, बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कि कब आपसे मिल पाएंगे, अदरवाइज ये छोटी मोटी बात है। क्या उत्तर हो रहा है भाई? क्या उत्तर हो रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक्स अक्ष पर उत्पादन के एक कारक की मात्रा तथा वाई अक्ष पर दूसरे उत्पादन के कारक की मात्रा लेते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए एक्स अक्ष पर उत्पादन के एक कारक की मात्रा तथा वाई अक्ष पर दूसरे उत्पादन के कारक की मात्रा को लेते हैं। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास जो दूसरी चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट वहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं। तो नोट्स का मतलब ये होता है कि जो आप आगे का भी पढ़ते रहे और पीछे का जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहे। टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्यूशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ठीक तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चर, सबका बैच अलग अलग चल रहा है। एडमिशन फीस 2500 रुपए इस नंबर पे फीस पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो एसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? एसी इज इक्वल टू क्या होता है? टीसी अपान क्यू। टीसी क्या होता है? टीसी क्या होता है? टीसी क्या होता है? टीसी क्या होता है? कुल लागत होता है। और क्यू क्या होता है? कुल उत्पादन होता है। तो सी होगा ना। डी वालों कहाँ पे चले गए? सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगर श्रम की इकाइयां बढ़ने से श्रम का औसत उत्पाद स्थिर बना रहे तो श्रम का सीमांत उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? बता दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, आप बस धैर्य बना करके पढ़िएगा। कम से कम 2-2 3-3 क्लास रोज पढ़ा करिए। 2-2 3-3 क्लास पढ़ने का मतलब ये होगा कि आप अगर जो 1 घंटे 30 मिनट या 40 मिनट पढ़ेंगे तो बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। कम से कम 30 मिनट रोज कॉन्सेप्ट का जो आपको नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को पढ़ने की हैबिट डालिए। ठीक है, सारी चीजें कवर होने वाली है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी ए। बहुत सारी गलती हो रही है भाई आज तो। देखिए इजी सी बात है, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भैया, थोड़ा सा धैर्य से देखिए। अगर श्रम की इकाइयां बढ़ाने से श्रम का औसत उत्पाद स्थिर बना रहे, अगर जो हम श्रम बढ़ा रहे हैं, श्रम की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन पर में वृद्धि नहीं हो रहा है, औसत उत्पादन भी वही है जो पहले था। पहले अगर जो 1 लोग मिल करके क्या कर रहे थे, 10 यूनिट किसी वस्तु को, एक 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 व्यक्ति अगर जो 10 यूनिट उत्पादन कर रहा था किसी वस्तु को, तो अब उसी अनुपात में अगर जो 10 लोगों को लगा दिया जाएगा तो अब 10 लोग क्या करेंगे, 100 यूनिट का उत्पादन करेंगे। इट मीन्स की उत्पादन जो है वो औसत उत्पादन स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में श्रम का सीमांत उत्पादन भी क्या होगा भैया, स्थिर ही तो होगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं सर? इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, मान लीजिए कि एक व्यक्ति मिलकर के 10 यूनिट उत्पादन कर रहा था। अब क्या किया गया कि अब श्रम की इकाई बढ़ा दिया गया, अब 10 श्रमिक लगा दिए गए और ये कहा गया कि अब 100 यूनिट उत्पादन हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये 10 लोग जो हैं, ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 10 यूनिट उत्पादन कर रहा है। तो 10 × 10 100 यूनिट हो गया। इसका मतलब कि सीमांत उत्पादन भी इन लोगों का स्थिर ही रहेगा ना सर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाएं तो श्रम की औसत उत्पादकता उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं। और कोई भाई? इजी सी बात है यार, फिर क्यों गलत कर रहे हैं? यही तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयों को अगर जो हम बढ़ाएंगे तो प्रारंभ में क्या होता है? श्रम की औसत उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलता है। तो ये प्रथम अवस्था की आखिरी सीमा पे देखने को मिलता है दोस्तों। और यहीं पे क्या होता है कि संतुलन की स्थिति आती है प्रथम अवस्था की आखिरी सीमा पे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है भाई? बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया? फिर पढ़िएगा, समझ में आएगा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ये जो नहीं वाला शब्द है इसको आप जरूर देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ये जो नहीं नहीं देखता है ना उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस वाले टर्म पे होते हैं, और 10-15 क्वेश्चन अगर जो आप गलत कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे ऐसे ही, अगर जो केवल इसके कारण आप गलत कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक विज्ञापन देखने को नहीं मिलता है। आप देखते हैं ना, गेहूं की मंडी होती है तो ऐसा प्रचार देखने को नहीं मिलता है कि गेहूं की मंडी लगने वाली है। सभी देशवासी, सभी ग्रामीण वासियों और शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि बृहस्पतिवार को शाम 6 बजे से गेहूं की मंडी लग रही है। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग आकर के गेहूं की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ है? क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है। क्या उत्तर होगा कि वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ है? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। क्या उत्तर होगा भाई? डी बोल रहे हैं। और कोई? सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि वस्तु बाजार में एकाधिकारी का अर्थ होता है कि मात्र एक विक्रेता होगा, बेचने वाला एक होगा। बाजार में प्रवेश पर रोक होगा। जब एक बेचने वाला होगा तो प्रवेश पर रोक ही होगा। और एक नजदीकी विकल्प रहित वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, आर्थिक लगान होता है। आर्थिक लगान क्या होता है सर? बता दीजिए। आर्थिक लगान की बात कौन करता है? हाँ, आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि आर्थिक लगान जो होता है ये एक आधिक्य होता है, न कि लागत होता है। ठीक है, तो आर्थिक लगान का मतलब ये होता है कि जो आप उत्पादन करते हैं उस उत्पादन पे आप एक आधिक्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी सी बात है। अगला, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि का अर्थ है? कोई ऐसा है जो इस प्रश्न को गलत कर सकता है? सीमांत भूमि क्या होता है? कोई गलत कर सकता है क्या? आपको याद आना चाहिए सर जी। आप बार बार बताते हैं कौन सी? रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो साहब क्या ने क्या कहा? कहा कि देखिए भैया,
जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना लगान देगी। अर्थात अगर जो कोई भूमि ज्यादा उर्वरक है तो वो ज्यादा लगान देगी, और अगर जो कोई भूमि कम उर्वरक है तो वो कम लगान देगी। और जो भूमि उर्वरक नहीं है, अर्थात जिस पे हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, वो लगान नहीं देगा। ठीक है, तो सीमांत भूमि के बारे में वो बताते हैं कि ये जो सीमांत भूमि होती है, ये ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता है, उत्पादन नहीं होता है क्योंकि ये भूमि जो होता है वो उर्वरक नहीं होता है। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है, अर्थात उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो उस पर लगान नहीं मिलेगा, अर्थात ये लगान रहित भूमि होता है। और दूसरा उन्होंने बताया अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि क्या होता है, ऐसी भूमि जो उर्वरक है, अर्थात ऐसी भूमि जो लगान देगी, उसे हम लोग अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। ये रिकार्डो साहब ने बताया। फिर रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि की पूर्ति जो है वो पूर्तिया बेलोचदार है, अर्थात भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है, और एक समय ऐसा भविष्य में आएगा जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि उत्पादन का एकमात्र साधन भूमि है, और भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं, और जब भूमि योग्य बचे उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बाजार की दर ब्याज की दर का नियो क्लासिकल सिद्धांत कौन सा है। नियो क्लासिकल सिद्धांत पूछ रहा है भाई, नियो क्लासिकल सिद्धांत विक्सेल साहब याद है। नियो का क्लासिकल सिद्धांत कौन देता है ब्याज दर का, विक्सेल साहब, विक्सेल साहब। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, ये वाले जितने बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। अरे भाई ये उधार कोष सिद्धांत, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्या कहा था, विक्सेल ने यह प्रतिपादित किया था कि ब्याज केवल बचत तथा विनियोग की मांग पर निर्धारित नहीं होता है। ब्याज जो होगा वो बचत और विनियोग के द्वारा केवल निर्धारित नहीं होगा, बल्कि इसका निर्धारण उधार दिया कोषों की पूर्ति एवं मांग के द्वारा निर्धारित होगा। तो उधार कोष सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कहते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सामान्य संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप माना जाता है। सामान्य संतुलन मॉडल की बात बोल रहा है सर, कौन देता है सामान्य संतुलन मॉडल की बात कौन करता है सर, बताएंगे आप मुझे, बताइएगा जरूर, सामान्य संतुलन मॉडल की बात कौन करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी आप, ठीक है, तो जितने लोग भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि सामान्य संतुलन मॉडल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्रों का हम क्या करते हैं कि आकलन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, चलिए भाई, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई, एक शब्द अगर जो एक लाइन में आपको कहना होगा तो, एक देश के अंदर एक वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है, अगर जो बहुत ही आसान भाषा में आपको कहना हो तो, है ना। सामान्य संतुलन मॉडल किसने दिया था, वालरस ने दिया था। और आंशिक संतुलन मॉडल किसने दिया था, कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। क्या उत्तर होगा सर, ऑप्शन नंबर बी सी, बी सी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्यों गलत बोल रहे हैं भैया, क्यों गलत बोल रहे हैं। राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और जोड़ते किसको है, सब्सिडी को। इतना बात पता है, अगर जो इतनी बात पता है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होती है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से घटाते हैं अप्रत्यक्ष कर को और जोड़ देते हैं सब्सिडी को। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला प्रश्न,
बार बार बोलता हूँ, कॉपी पेन पास में रखे रहिए, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा लिख लिया करिए, लिख लेंगे तो लिख के रिवीजन करते रहेंगे तो प्रैक्टिस में रहेगा। नहीं तो कितना भी आप इसको ध्यान से देखिए, गलतियां हो ही जाती हैं, छोटी छोटे टर्म होते हैं। और झारखंड पीजीटी के लिए जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप जरूर एडमिशन ले लीजिए, सब कुछ मेरे द्वारा कराया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और करंट में करवाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम के 20 दिन पहले से, ठीक है? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि करंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे बदल जाती हैं या सप्ताह में बदल जाती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वही आंकड़ा बताऊंगा जो आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग, और कोई? ठीक है, इजी सी बात है कि अन्य बातें स्थिर रहें तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय कल्याण में गिरावट आएगी? तो सभी चीजें स्थिर है, मतलब यहाँ पे ना ही निवेश की बात हो रही है, ना ही रोजगार की बात हो रही है, ना ही उत्पादन की बात हो रही है, और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। और कह रहा है कि राष्ट्रीय कल्याण में कमी कब आएगी? तो राष्ट्रीय कल्याण में कमी तब आ जाएगी भैया जब औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि होगी, ठीक है? आर्थिक कल्याण, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप यही तो पढ़ते हैं ना कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। तो अब अगर जो लोगों के राष्ट्रीय कल्याण की बात की जाए तो राष्ट्रीय कल्याण में कैसे कमी आएगी कि औद्योगिक प्रदूषण बढ़ेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा क्या होता है भाई? मुद्रा उत्पादन का एक एजेंट होता है, यही तो होता है, मुद्रा एजेंट होता है, और क्या होता है? एजेंट होता है मुद्रा, बताइए, एजेंट होता है ना? क्यों? सी उत्तर करिए। ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक। सी वाले कितने हैं? सी वाले कितने हैं बहादुर? सी वाला एक ही लोग मिले अभी तक, बस एक लोग? इतने सारे लोगों में बस सी एक ही लोग बता रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? एज, एजेंट नहीं है मुद्रा? अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। सी नहीं बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर, पोल्यूशन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय कल्याण कैसे होगा? हाँ हाँ, प्रदूषण बढ़ेगा तो आप अपनी पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? अपनी पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं। इसका मतलब कि आपका राष्ट्र क्या है, आप उसके कल्याण में कमी आ रही है, ठीक है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं सर, कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। मुद्रा से क्या होता है? उत्पादन के साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको भूमि खरीदना है, तो भूमि खरीदेंगे तो आपको क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। आपको आपको अगर जो श्रमिक रखने हैं तो श्रमिक को वेतन देना है, तो वेतन किस रूप में देंगे? मुद्रा के रूप में देंगे। आपको अगर जो तकनीकी खरीदनी है, टेक्नोलॉजी खरीदनी है, तो भी आपको मुद्रा देना पड़ेगा। तो मुद्रा से क्या होता है कि उत्पादन के साधनों को हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कोई भी नहीं है लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप बस ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे ना, तो विश्वास मानिए कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं है। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ कि आप नोट्स को पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ एक समस्या ये होती है कि नई चीजों को आप पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन पुरानी चीजें भूलती चली जाती हैं। इतने सारे टॉपिक हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था भूल रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो मुद्रा एवं बैंकिंग भूल रहे हैं। तो ये भूल ना पाए तो सिंपल सटीक आसान भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। फिर मैं आपको यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ कि आप टेस्ट दीजिए। और टेस्ट ज्वाइन करने का सबसे बेहतर बात ये होती है कि आप जब टेस्ट दीजिए तो आपको ये पता चले
कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। जहां पे आप गलत कर रहे हैं उस टॉपिक को पढ़िए और जब अगला टेस्ट दीजिए तो उस टॉपिक में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आपको दोस्तों मैं करंट भी प्रोवाइड कराता हूँ। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में दोस्तों बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं और बिना जिंदगी में मेहनत के कुछ मिलना नहीं है किसी को। और आप भी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और हाँ, मेहनत जिसने भी किया है सबको कुछ ना कुछ मिला है और आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ 100% जरूर मिलने वाला है। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए। झारखंड पीजीटी का डेट आ चुका है तो यथाशीघ्र एडमिशन लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट की मुख्य परीक्षा की भी क्लास चल रही है, यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, अभी आपके पास समय है। मध्य प्रदेश स्टेट की का एग्जाम डेट परिवर्तित कर दिया गया है तो अभी भी आपके पास समय है। आप एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू करिए। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं और आपकी क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस कि अगर जो आप एक बार एडमिशन ले सकते हैं, एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और आपको बैच में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपसे 1 रुपए लाइव स्टडी इलाहाबाद लेने वाला नहीं है फ्यूचर में, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। ये रहा नंबर, ठीक है, 9415 863 873। इस नंबर पे आप फीस पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।